रेडियो एक्टिविटी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटम बम एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन, परमाणु बम और नाभिकीय शक्ति स्टेशन। नाभिकीय शक्ति स्टेशन और परमाणु बम में जो प्रक्रिया यूज़ होती है वो हमारी है यूरेनियम पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और खूब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। यूरेनियम 235 पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन का जब बम्बार्डमेंट किया जाता है तो हम देख रहे हैं एक न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम का बम्बार्डमेंट करने के लिए रेडी है। 3 का बम्बार्डमेंट करेंगे, हर एक से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे तो 3 न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू 9। एट ईच स्टेप न्यूट्रॉन्स आर मल्टीप्लाइड बाय 3। तो एक न्यूट्रॉन से हमारे पास चेन इनिशिएट हो जाती है, श्रृंखला का आरंभ हो जाता है और ये श्रृंखला तब तक संचरित होती रहती है, तब तक प्रोपेगेट होती रहती है जब तक कि पूरा के पूरा यूरेनियम मटेरियल फिजन नहीं हो जाता है। जब पूरा यूरेनियम मटेरियल फिजन हो जाता है तब जाकर के इस श्रृंखला का समापन, चेन का टर्मिनेशन हो जाता है। ये हमारे लिए कहलाती है चेन अभिक्रिया, चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। 1 से 3, 3 से 9 इस तरीके से बनते रहते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है। ये जो एनर्जी एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होते ही रिएक्शन तब जा कर के रुकती जब तक कि पूरा यूरेनियम का फिजन नहीं हो जाता है। इसलिए हर बार की एनर्जी एक रिएक्शन में 200 MeV की एनर्जी निकलती है। तो इतने सारे यूरेनियम न्यूक्लियस का एक साथ जब बम्बार्डमेंट होता है तो खूब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो हम कहते हैं कि इससे रिएक्शन जो होती है अनकंट्रोल्ड हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक साथ निकलती है वो डिस्ट्रक्शन के काम आती है। विनाशकारी रूप में जब हम इसका उपयोग करते हैं तो वो परमाणु बम, एटम बम में हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम इसका यूज़ कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए करते हैं तब फिर हम इसको एटॉमिक रिएक्टर में करते हैं। जब हम इससे निकलने वाली ऊर्जा को कंट्रोल कर लेते हैं तो कंट्रोल करने के बाद हम इसका कंस्ट्रक्टिव पर्पस में यूज़ करते हैं। तो रिएक्शन हमारी सेम है, इसी रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन अगर कंट्रोल्ड वे में होती है तो हम इसे परमाणु नाभिकीय शक्ति स्टेशन में, नाभिकीय शक्ति स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। और अगर अनकंट्रोल्ड होती है तो डिस्ट्रक्शन के लिए एटॉमिक बॉम्ब में हम इसे काम में लेते हैं। एटॉमिक बॉम्ब में 2 तरीके के यूरेनियम नेचर में मिलते हैं, 235 एंड 238। क्वेश्चन आता है कि नेचर में अबंडेंटली यूरेनियम 238 प्रेजेंट है, यूरेनियम 235 बहुत कम अमाउंट में है, स्टिल वी यूज़ यूरेनियम 235 इन एटम बम। वाई? तो इसका आंसर हमें मिलता है, हमने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था तब हमने उसमें एक मॉडल पढ़ा था, नाभिकीय कोश संरचना, न्यूक्लियर शेल मॉडल। उसमें हमने कहा था जिस भी न्यूक्लियस में इवन नंबर के प्रोटॉन और इवन नंबर के न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो यूरेनियम 238 में प्रोटॉन भी इवन नंबर है और न्यूट्रॉन भी इवन नंबर है, जबकि यूरेनियम 235 में प्रोटॉन इवन नंबर है और न्यूट्रॉन ऑड नंबर है। इसलिए यूरेनियम 235 के कंपैरिजन में 238 ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से आसानी से यूरेनियम 235 को विखंडित किया जा सकता है, जबकि यूरेनियम 238 में ऐसा मुश्किल से पॉसिबल होता है। इसलिए हम एटम बम बनाने में यूरेनियम 235 को ही यूज़ करते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पर चेन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो चेन अभिक्रिया में हमने क्या देखा, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, 3 से 9, हर बार 3 से मल्टीप्लाई होता जाता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन निकलता है वो 3 तरीके से काम कर सकता है। पहला काम तो ये दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करे और उसको विखंडित करे और श्रृंखला को आगे बढ़ाए, श्रृंखला का संचरण करे। दूसरा बात हो सकता है कि ये सरफेस से निकले और सरफेस से जब निकलता है तो मटेरियल के अंदर जाने की जगह ये बाहर निकल जाए और लीव द मटेरियल। तो अगर ये मटेरियल को लीव कर देगा तो फिर उससे क्या होगा, एक बार मटेरियल से बाहर निकल जाएगा तो फिर आगे श्रृंखला का संचरण नहीं हो पाएगा। थर्ड बात ये क्या कर सकता है कि अगर हमारा सैंपल इम्प्योर है तो उसमें यूरेनियम के अलावा भी कोई और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो अगर ये उससे टकराएगा तो नॉन फ्यूजनेबल मटेरियल से टकरा जाएगा तो फिर ये
उसके साथ टकरा करके अपनी एनर्जी को खो देगा और इस तरीके से उसका आगे श्रृंखला का संचरण नहीं हो पाएगा। इस तीनों के बेस पर एक चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। व्हाट इज़ क्रिटिकल मास? क्रांतिक द्रव्यमान किसे कहते हैं? वो छोटी से छोटी या वो न्यूनतम मात्रा, स्मॉलेस्ट मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर चेन रिएक्शन टू कंप्लीट। तो चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए वो छोटा से छोटा मास जो ज़रूरी होता है वो क्रिटिकल मास कहलाता है। अगर क्रिटिकल मास से कम होता है तो श्रृंखला आगे नहीं बढ़ती है, चेन रिएक्शन प्रोपेगेट नहीं होती है। तो क्रांतिक द्रव्यमान किन तीन बातों पर निर्भर करता है? एक तो ये डिपेंड करता है प्योरिटी ऑफ सैंपल। आपने जो सैंपल परमाणु बम बनाने के लिया है वो कितना प्योर है। अगर वो ज़्यादा इम्प्योर है तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट चाहिएगी, क्योंकि इम्प्योर होगा तो नॉन फिजनेबल मटीरियल ज़्यादा होगा, तो उससे न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी को खो देगा। दूसरी बात डेंसिटी। अगर कम डेंस होता है तो एटमॉस्फेयर में न्यूट्रॉन को निकलने के लिए ज़्यादा हो जाता है, और अगर डेंस होता है तो न्यूट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम को बम्बार्ड करेंगे। और थर्ड बात ज्योमेट्रिकल शेप। अगर सेम यूरेनियम का मटेरियल एक फॉयल के रूप में है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाने से न्यूट्रॉन की एटमॉस्फेयर में एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो इससे चेन रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती है। तो अगर हमारे पास सैंपल प्योर होगा, ज़्यादा डेंस होगा और ज्योमेट्रिकल शेप ऐसा होगा कि उसकी सरफेस एरिया कम होगा, तो छोटा से छोटा मास भी क्रिटिकल मास को कवर कर सकता है। नेक्स्ट बात आती है, दोनों यूरेनियम हम यूज़ कर सकते हैं परमाणु बम बनाने के लिए। यूरेनियम 235 का तो हम यूज़ करते ही हैं, यूरेनियम 238 को भी हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। यूरेनियम 238 पर पहले एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो वो यूरेनियम 239 में बदलता है। एक बीटा पार्टिकल एमिट करके नेपच्यूनियम में बदलता है, और एक और बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो प्लूटोनियम में बदलता है। जिस तरीके से यूरेनियम 235 का फिजन होता है, उसी तरीके से प्लूटोनियम का भी फिजन होकर के आगे एनर्जी को रिलीज़ करी जा सकती है। आपको याद होगा जापान में 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी। एक हम बोलते हैं लिटिल बॉय और एक हम बोलते हैं फैट मैन। तो लिटिल बॉय जिसको बोलते हैं वो हमारा यूरेनियम का बम था, जिसका क्रांतिक द्रव्यमान कम होता है। और प्लूटोनियम जो है वो मोटा आदमी कहा जाता था। प्लूटोनियम बम जो था वो मोटा आदमी फेट मैन कहा जाता था, और उसका मास बड़ा था। प्लूटोनियम 238 यूरेनियम से बनता है, इसलिए इसे मोटा आदमी कहा जाता है। तो ये दोनों ही हमें एटम बम बनाने के लिए यूज़ होते हैं। हम अच्छे तरीके से यूरेनियम 235 को यूज़ किया जा सकता है। जब हम एटम बम बनाते हैं तो एटम बम बनाने के लिए छोटे छोटे गोले, जिसका हर एक का मास क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है, वो गोले बना करके एक बड़े गोले के अंदर उसको फिट कर देते हैं। साथ में थोड़ा सा बारूद, थोड़ा सा फ्यूजनेबल मटेरियल इस गोले में भरा जाता है। जब हमें एटम बम को यूज़ करना होता है तो हम बारूद में हल्का सा स्पार्क करते हैं। जब उसका फिजन होता है तो सारे छोटे छोटे गोले आपस में मिलकर के बड़ा गोला बना देते हैं। जब छोटे थे तब क्रांतिक द्रव्यमान से कम थे, जब बड़ा हो जाता है तो वो क्रांतिक द्रव्यमान से बढ़ जाता है, इसलिए उसमें चेन रिएक्शन प्रोपेगेट हो जाती है। ये हमारे पास था एटम बम, जो अनकंट्रोल्ड एनर्जी निकलती है तो हम उसको विनाशकारी काम के लिए यूज़ करते हैं। रिएक्शन सेम है, वही यूरेनियम और वही प्लूटोनियम यूज़ होता है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो वो कहलाता है हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में सेम रिएक्शन होती है। रिएक्शन को, एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है हमारे पास मॉडरेटर, मंदक। मंदक क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर देता है। मंदक के तरीके से 2 चीज़ का यूज़ किया जाता है, भारी जल जिसे हम D2O बोलते हैं, या ग्रेफाइट की रोड्स का यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही चीज़ जो होती है, ये दोनों ही चीज़ मंदक का काम करते हैं। मंदक वास्तव में क्या काम करता है? मंदक वास्तव में